Hey viewers, Assalamu alaikum. This is Pharmcy. Hey viewers, Assalamu alaikum. This is Pharmcy, and today we are going to discuss about hyperlipidemia. What are lipidemias? So let's begin with the topic. जी coronary heart disease. Coronary arteries basically वो आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को सप्लाई करते हैं ब्लड। बेसिकली तो जो हार्ट होता है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए, उसके हार्ट के टिश्यूज को सेल्स को सर्वाइव करने के लिए भी तो ऑक्सीजन चाहिए अपने प्रॉपर खुद को मेंटेन करने के लिए, तो वो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू दी जाती है। अब कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो भी इश्यूज होंगे या फिर उनके रिलेटेड जो भी डिजीज होंगे, इन्हें कोरोनरी हार्ट डिजीज का नाम दिया जाता है। ये मोस्ट कॉमनली जो होती है ना जी, लेवल्स ऑफ लिपोप्रोटीन जो बॉडी के अंदर ऑल्टर हो जाते हैं ना जी, उनकी वजह से क्रोनिक हार्ट डिजीजेज जो होती हैं वो आपको होती हैं। अब इसके अंदर चेंजेस किन चीज़ों में आती हैं? काइलोमाइक्रोन्स के अंदर आ जाती हैं, लो डेंसिटी लिपिड्स के अंदर हो जाता है, फिर वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स हो जाते हैं और हाई डेंसिटी लिपिड्स हो जाते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर जो होते हैं ना वो क्या होगा जी? जेनेटिक हो सकते हैं इसके, मतलब आपको जीन्स में हो सकता है, आपकी फैमिली इसके अंदर ये चीज़ रन कर रही हो सकती है, या फिर मोस्ट कॉमन जो होते हैं ना उसके अंदर स्मोकिंग होती है, हाइपरटेंशन होती है, ओबेसिटी, डायबिटीज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कंजप्शन ऑफ डाइट कंटेनिंग एक्सेस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। अब जो पॉजिटिवली एसोसिएट होती है ना, जो अक्रंस होती है इसी क्रोनिक हार्ट डिजीज की, वो क्या होती है जी? हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल होगा आपका, और जो मोर स्ट्रांगली होगा ना, इवन मोर स्ट्रांगली विद एलिवेटेड लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। अब जो कंट्रास्ट होगा ना लो लिपिड डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल्स ऑफ हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल के साथ, वो एसोसिएट होते हैं डिक्रीज रिस्क के साथ, जो कि हार्ट डिजीज के होते हैं। अब रिडक्शन जो होगी ना लो लिपिड डेंसिटी के अंदर, तो लेवल्स के अंदर, तो वो प्राइमरी गोल होगा कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग थेरेपी के अंदर आपका। अब हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया क्या होगा? हाइपर का मीन होता है हमेशा ज्यादा, तो अब हाइपर जहाँ पे वर्ड यूज होगा उसका मतलब है एक्सेस हो गई है चीज की। तो अब देखते हैं कि हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया क्या चीज है। अब जो कंडीशन होगी जहाँ पे हमारे कंसंट्रेशन कोलेस्ट्रॉल की होगी और ट्राइग्लिसराइड्स होंगे जिनके अंदर प्रोटीन होगा या फिर प्लाज्मा होगा, उनके जो लेवल्स होंगे वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएंगे। और जब लिपो प्रोटीन ज़्यादा हो जाती हैं, आर्टीरोस्क्लेरोसिस की एक कंडीशन को डेवलप कर देते हैं, जो कि एलिवेट होती है नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब लिपोप्रोटीन जब बढ़ जाते हैं ना, तो आर्टीरोस्क्लेरोसिस को फास्टर, मतलब और भी तेज़ी के साथ इंक्रीज करवाती हैं, और जिसकी वजह से रिस्क हो जाता है हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। अब लो डेंसिटी लिपिड जो होंगे ना वो प्राइमरी कैरियर होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, और जो वेरी लो डेंसिटी लिपिड लेवल्स होते हैं वो होते हैं जी मेनली कैरियर होता है ट्राइग्लिसराइड्स। अब जो पेशेंट होगा जिसके अंदर हाइपरप्रोटीनीमिया होगी, उसे क्या दिया जा सकता है? हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स दी जा सकती हैं, रिडक्शन ऑफ बॉडी वेट हो सकता है उसका, और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देकर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो होते हैं ना हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के अंदर, हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं जी? इसके अंदर जो पेशेंट होगा उसे मॉडरेट या फिर हाइपरलिपिडीमिया होगा, उसका लाइफस्टाइल जो होगा हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, उससे ज़्यादा चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और इसकी डाइट ऐसी देंगे कि वो, और जिसके अंदर लिपिड्स कम हों, और एक्सरसाइज करवाएंगे उसे, उसका वेट कम करवाएंगे, और जो कि काफ़ी हद तक आपको जो लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं उनको डिक्रीज करके हाई डेंसिटी लिपिड जो लेवल्स होते हैं इंक्रीज करते हैं। और एक यहाँ पे बात ये करते चले कि लो डेंसिटी लिपिड्स कभी भी आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, जबकि हाई डेंसिटी लिपिड्स लेवल्स होते हैं वो हमेशा आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया के अंदर हमारे पास क्या हो जाते हैं जी? जब ट्राइग्लिसरॉल जो होता है वो बढ़ जाता है ना, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर जो कि क्रोनिक हार्ट डिजीज़ का होता है उससे। अब डाइट होगी और एक्सरसाइज होगी, ये तो ऐसे प्राइमरी जो बेसिक मेथड्स है ना जिनके थ्रू हम हाइपरट्राइग्लिसरीमिया को हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स भी हम यूज़ करते हैं जिनके अंदर एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर आ जाते हैं। इसके अंदर लोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन और पेवास्टेटिन की मेडिसिन आती है। फिब्रेट्स के अंदर जिम फिब्रोजल है, कॉल फिब्रेजल है, फिब्रेट है, फिनोफिब्रेट है।
बायलिसिक सिक्वेस्ट्रेंट्स के अंदर कोलेस्ट्रामाइन है, कोलेस्टिपोल है, नियासिन के अंदर निकोटीन एसिड है और कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर के अंदर एस्टिमा। अब एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर स्टेटिन बेसिकली ये क्या होते हैं जी, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारेट कोएंजाइम का नाम है और ये क्या होता है जी, रेट कंट्रोलिंग एंजाइम होता है इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बनने के प्रोसेस के अंदर रेट कंट्रोलिंग एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे चार्ट के अंदर, बेसिकली ये चार्ट हमें लिपन कोड से लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जी इसका स्टेप 1 जो होगा, स्टेप 1 सी स्टैटिन्स इनहिबिटर होंगे, इनहिबिट हो गई एचएमजी को रिडक्टेज को, लीडिंग डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल 1 विद इन द सेल, कोलेस्ट्रॉल विद इन द सेल। अब यहाँ पे जी एचएमजी को एसीटेट था, उसने एचएमजी को रिडक्टेज के साथ मिलकर एक्ट किया और उसने आगे मेलवोनिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को स्नब कर दिया, उसे रोक दिया। ये एचएमजी को रिडक्टेज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्ट कर रहा है। इसका स्टेप 2 क्या होता है, बेसिकली आप पहले देखते हैं ये प्रोसेस होता किस तरह से। सबसे पहले ये कोएंजाइम ए और NADPH प्लस 2 हाइड्रोजन मिलते हैं, मेलवोनिक एसिड बनता है, फिर कोलेस्ट्रॉल बनता है। उसके बाद क्या होता है जी, आपका जब सेल के अंदर आपका लिपिड जो होता है वो इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, स्टिमुलेट करवाता है एलडीएल रिसेप्टर्स को, जो कि आगे डीएनए के पास जाते हैं, डीएनए से इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम के अंदर, जो कि रिसेप्टर होते हैं आगे, फिर वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो राइबोसोम होगा उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आएगी, रिसेप्टर होंगे वहाँ पे। अब वो रिसेप्टर्स जो होंगे ना, एलडीएल रिसेप्टर्स होंगे, वो इनको आउटसाइड द मेम्ब्रेन ले जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो होगा ना, एलडीएल रिसेप्टर्स जो ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जी वो वहां से जो वीएलडीएल होगा उसकी अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। वीएलडीएल क्या होता है, ये प्रिकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन का। तो वीएलडीएल जब बॉडी के अंदर आ जाएगा तो वीएलडीएल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो जाता है तो ऐसे ये सिक्रीशन जो होती है वीएलडीएल की वो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। बेसिकली ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा जी, एचएमजी कोरिडक्टेज एक्ट कर देगा और इसने बेसिक स्टेप से इसका मेलवोनिक एसिड के अंदर कन्वर्जन रोक दिया। अब ये कन्वर्जन नहीं होगी तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्जन नहीं होगी, अब उसके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स के ऊपर नीचे ये नहीं होने देगा, ठीक है। जहाँ पे लेवल्स रुक गए हैं तो रुक गए हैं। अब स्टेटिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं। ये कंपीटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं एचएमजी कोरिडक्टेज एंजाइम के, और ये इनहिबिट कर देते हैं नोवो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को। किस तरह से जी, इंट्रासेलुलर सप्लाई जो होती है कोलेस्ट्रॉल की उसे रोक देते हैं, उसे कम कर देते हैं। अब जो इंक्रीज हो जाता है स्पेसिफिक सेल सरफेस एलडीएल रिसेप्टर के अंदर, वो बाइंड हो जाते हैं इंटरनलाइज सर्कुलेटिंग एलडीएल्स के साथ, जो कि अंदर एलडीएल सर्कुलेट कर रहे होते हैं प्लाज्मा के अंदर उसके साथ। अब जो लो प्लाज्मा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होगा और ट्राइग्लिसराइड होगा, इसकी वजह से क्या होगा जी, हमारे पास हाई डेंसिटी लिपिड जो होंगे वो हमारे पास 10% इंक्रीज कर जाएंगे। अब इसकी फार्माकोकिनेटिक्स क्या होंगे जी, वेल अब्सॉर्ब्ड होगा, ओरली दिया जाएगा। सिम्वास्टेटिन जो होगी वो प्रो ड्रग है, कन्वर्टेड टू एक्टिव मेटाबोलाइट। अब ये स्टेटिन के यूजेस हम देखते हैं जी, इन पेशेंट विद मायोकार्डियल इंफार्क्शन, अंजाइना, स्ट्रोक, ट्रांजिट इस्केमिक अटैक टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। अब वो पेशेंट जिनके अंदर जी हमारे पास मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ होता है, अंजाइना हुआ होता है, सडन हार्ट फेल जिसे कहते हैं, स्ट्रोक है, ट्रांजिट स्ट्रोक हो या इस्केमिक अटैक हो, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग हाइपरलिपिडेमियास बोथ फेमिलियल एंड सेकेंडरी कॉजेज के लिए हम देते हैं इस स्टेटिन को। ये यूज ऑफ स्टेटिन है बेसिकली। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी क्या होगी जी, प्रेगनेंसी होगी, लैक्टेशन होगी, चिल्ड्रन हो गया, टीनेजर्स टीनेजर्स के अंदर, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट जीआईटी डिस्टर्बेंस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगी, हेडेक होगा, इंसोमिया होगा, रैशेस होंगे, एंजियोडीमा होगा, और इसके साथ हेपेटोटॉक्सिसिटी जो हो सकते हैं, जो कि कॉमन नहीं है वैसे। हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब लिवर के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स का प्रोड्यूस हो जाना। अब आगे सीरम जो होगा ट्रांसअमाइनेज, सीरम ट्रांसअमाइनेज, वो लेवल्स भी बढ़ सकते हैं जब आप इस थेरेपी को लंबे अरसे तक आप यूज करते हैं। अब जो पेशेंट होंगे उस पेशेंट को हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, जो कि स्टेटिन्स के ऊपर होता है, जिसे हम स्टेटिन दे रहे होते हैं, क्योंकि सारे के सारे स्टेटिन जो होते हैं ना, वो मायोपैथी काज कर सकते हैं, रेब्डोमाइलोसिस करवा सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन ऑफ मसल रेब्डोमाइलोसिस। अब प्रिकॉशन इसकी परहेज क्या है, एहतियात क्या है हमारे पास जी, concurrent use of other drugs may cause myopathy including fibrates and niacin should be avoided। अब ये niacin और fibrates जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए ताकि मायोपैथी ना हो। अब नियासिन निकोटिनिक एसिड जो होगा, इसने किस तरह से एक्ट करना चाहिए, नियासिन जो होगा ना वो रिड्यूस करवाता है एलडीएल को,
और 10-20%। और जो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है या एजेंट होता है जो कि आपके एचडीएल को इंक्रीज करवाने में हेल्पफुल होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये स्ट्रांगली इनहिबिट करता है लिपोलाइसिस को एडिपोज टिश्यूज के अंदर, मतलब लिपोलाइसिस प्रोटीन लिपिड की ब्रेक डाउन को ये एडिपोज टिश्यूज के अंदर इनहिबिट कर देता है, बंद कर देता है। अब नियासिन जो होगा वो लिवर के अंदर ट्राइसाइलग्लिसरॉल की सिंथेसिस को भी रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा जी, बीएलडीएल जो होंगे उसकी प्रोडक्शन जो होगी रिक्वायर्ड होगी, विच इज रिक्वायर्ड फॉर, अच्छा जी, बेसिकली जो ट्राइसाइलग्लिसरॉल जो होता है वो प्रिकर्सर होता है वीएलडीएल, मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स की प्रोडक्शन का। तो जब लिपिड्स के ट्राइसाइलग्लिसरॉल की सिंथेसिस ही बंद हो जाएगी लिवर के अंदर, तो हमारे पास वीएलडीएल वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है जी। अब वीएलडीएल नहीं होगा तो हमारे पास लिपिड एलडीएल नहीं होगा, लो डेंसिटी लिपिड नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा जी, हमारे पास रिडक्शन हो जाएगी वीएलडीएल कंसंट्रेशन के अंदर, और एलडीएल कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि वीएलडीएल से एलडीएल बनाना है। अब वीएलडीएल नहीं होगा तो एलडीएल भी नहीं होगा। अब इस तरह से जो बोथ प्लाज्मा ट्राइसाइलग्लिसरॉल होता है या कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल और एलडीएल होता है, वो कम हो जाते हैं, और नियासिन जो होता है एचडीएल हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करवा देता है। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस देखते हैं जी। नियसन जो होता है वो लोअर करता है प्लाज्मा लेवल्स को, बोथ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइसाइलग्लिसरॉल को। हाइपरलिपिडीमियास, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, अब इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है क्यूशनेस, फ्लश आ जाता है, प्रोरूटस आ जाता है, नाउजिया और एब्डोमिनल पेन। अब फिब्रेट्स, फिनोफिब्रेट्स एंड जेमफिब्रेजल इसकी जो सब क्लासेस हैं, ये मेडिसिन के नेम है जिस कह सकते हैं हम। अब जो फैब्रिक एसिड होता है ना, वो सीरम ट्राइसाइलग्लिसरॉल को कम कर देता है, जिसकी वजह से एचडीएल इंक्रीज होता है। ट्राइसाइलग्लिसरॉल को कम करने से कैसे एचडीएल लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे जी? वेरी इजी एंड सिंपल, जैसे हमने पीछे बात की, जो वीएलडीएल होता है उसकी प्रोडक्शन होगी तो वो आगे एलडीएल को प्रोड्यूस करेगा। अब वीएलडीएल नहीं होगा तो वीएलडीएल जो होगा नहीं होगा, तो उसकी वजह से एलडीएल नहीं होगा। जब एलडीएल ही नहीं होगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एचडीएल के लेवल्स जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है जी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं फिब्रेट्स का। जी, पैरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर पार्ट्स जिसे कहते हैं, जो कि न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अब इसके साथ इसने लिगेंड की फॉर्म में एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर अटैच हो जाना होता है। या फिर इसकी जो नेचुरल ड्रग होगी ना, उसके साथ लिगेंड के साथ अगर हम या फिर हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स के साथ इसे अटैच कर दें, तब भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है जी। अब ये फिब्रेट्स होते हैं, ये एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर फिब्रेट्स होते हैं, जैसे वाटर के साथ मिलकर ये हाइड्रोलिसिस हो जाती है और ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है जी। फिब्रेट्स हो जाते हैं, और जी फिब्रेट्स जो होगा ना, ये बाइंड कर देते हैं प्रिजोन प्रोलिफरेटर को, और रिस्पॉन्स एलिमेंट होते हैं जो कि लोकलाइज करते हैं न्यूमरस जीन प्रमोटर्स को। अब जो रेगुलेट एक्सप्रेशन होता है ना, इन्होंने जीन एक्सप्रेशन को या जीन कोडिंग को प्रोटीन के अंदर जो लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर या फंक्शन को इसे रेगुलेट करते हैं। अब फिब्रेट जो होंगे ना, ये मीडिएटेड जीन एक्सप्रेशन जो होते हैं, जो कि अल्टीमेटली डिक्रीज करवा देता है ट्राइसाइलग्लिसरॉल कंसंट्रेशन को, जिसकी वजह से लिपोप्रोटीन लाइपेज का जो इम्प्रेशन है या एक्सप्रेशन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से C2 कंसंट्रेशन जो है वो डाउन हो जाती है, और फिब्रेट जो होते हैं वो एचडीएल लेवल को इंक्रीज करवाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो इंक्रीज हो जाता है एक्सप्रेशन के साथ साथ, वो एपो ए1 और एपो ए2 जो है वो इसके साथ एक्सप्रेस होता है। अब थेराप्यूटिक यूजेस इसके जी होते हैं हमारे पास हाइपर ट्राइसाइलग्लिसरोलीमियाज, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर ट्राइसाइलग्लिसरोलीमिया, मिक्स हाइपर ट्राइसाइलग्लिसरोलीमिया। एडवर्स इफेक्ट में जी आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट हो सकता है, लिथाइसिस हो सकता है, मतलब गाल स्टोन बन जाते हैं गाल ब्लैडर के अंदर, और म्योसिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉलेंटरी मसल्स। अब बाइल एसिड बाइंडिंग रीजंस क्या होते हैं? बाइल एसिड बेसिकली बनती कहाँ पे है जी? हमारे गाल ब्लैडर के अंदर बनती है, लिवर भी इसके अंदर अपना पार्ट प्ले करता है जी। लिवर के अंदर बेसिकली ट्राइसल्फेटोज बनते हैं, जो कम होंगे तो हमारे पास एचडीएल का लेवल इंक्रीज होता है। अब ये यहाँ पे देखते हैं जी, बायसेसिक्वेंस रीजंस जिसे बोलते हैं जी, वो सिग्निफिकेंटली एलडीएल को कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? एक एनायन एक्सचेंज रीजन जो होगी, जो कि नेगेटिव चार्ज होगी, वो बाइंड कर जाएगी पॉजिटिव चार्ज होगी, जो कि बाइंड कर जाएगी नेगेटिव चार्ज बाइलेसिस के साथ, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है बाइलेसिस बाइल साल्ट। अब जो रेजिन बाइल कम्प्लेक्स होगा ना, वो फिर
जो फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, जिसकी वजह से बाइल एसिड जो होंगे वो रिटर्न नहीं करेंगे लिवर के अंदर एंडोथेराप्यूटिक एंडो एंटरहेपेटिक सर्कुलेशन के अंदर, एंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है जी। अब जो बाइल एसिड कंसंट्रेशन जब लो हो जाएगी, हेपेटोसाइट सेल्स जो होंगे इंक्रीज करवा दें कन्वर्जन को कोलेस्ट्रॉल की बाइल एसिड के अंदर। अब इसकी वजह से क्या होगा जी, हमारे पास जो सप्लाई होगी कंपाउंड की वो कम हो जाएगी, जो कि एसेंशियल कंपाउंड होता है बाइल का। अब जो इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास हेपेटिक अपटेक होगा कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग एलडीएल पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से प्लाज्मा एलडीएल जो होगा वो कम हो जाएगा और एचडीएल लेवल जो इंक्रीज हो जाएंगे। अब थेराप्यूटिक यूज के अंदर हाइपरलिपिडीमिया आ जाता है और सॉरी थेरेपेटिक यूज, हाँ जी, एडवर्स इफेक्ट है जीआईटी डिस्टर्बेंस है सच एज कॉन्स्टिपेशन, नाउजिया है ना, सर्टेन लेवल्स आ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, मतलब वो एस्टिमाप जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करना होता है उनको हमने बंद करवाना है। अब सिलेक्टिवली इनहिबिट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन जो होगी वो ब्रश बॉर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी कंसंट्रेट। ठीक है जी। और जो इंटरफेयर होता है अब्जॉर्प्शन को कोलेस्ट्रॉल के साथ इनहिबिट कर देता है स्पेसिफिक प्रोटीन NPCILI which takes up cholesterol from intestinal lumen। अब ऐसा क्या होगा जी, जो रिजल्ट के अंदर हमारे पास डिक्रीज आ जाएगी क्लीयरेंस के अंदर हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा क्लीयरेंस प्लाज्मा के अंदर क्लीयरेंस होगी वो भी कम हो जाएगी और प्लाज्मा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो 15 to 20% डिक्रीज कर जाएगा और मार्जिनल इंक्रीज कर जाएगा जो कि एचडीएल होगा कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है जी। इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक हाइपरलिपिडीमिया खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कुछ हो चाहिए तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं आपको उसके हवाले से पूरी कोशिश करूँगा कि गाइड करूँ। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।